स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8.1 है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। क्वेश्चन 8.1 की तरफ आते हैं। व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में कॉमनैलिटी हमने बतानी है कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती जुलती हैं दोनों में। तो हमें पता है कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द मोशन ऑफ द मीडियम मूव करते हैं, यानी कि इस तरह से जैसे स्प्रिंग की मोशन होती है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द मीडियम जो है वो मूव करते हैं। तो इनमें कॉमनैलिटी हमने बतानी है। बोथ टाइप ऑफ वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। दोनों वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे। बोथ टाइप ऑफ वेव्स कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। जो चार फिनोमेनाज हैं वो दोनों तरह की वेव्स में होते हैं, ट्रांसवर्स वेव में भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी। For determinations of the speed of waves, v is equal to f lambda is applicable for both these waves। हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ फाइंड करनी हो। तो ये कॉमनैलिटी है। तीन कॉमनैलिटीज़ हमने बताई हैं। 8.2 की तरफ हम आते हैं। The 5 possible waveforms obtained when the output from our microphone is fed into the Y point of cathode ray oscilloscope when time based on are shown in figure 8.23. These waveforms are obtained under the same adjustment of the cathode ray oscilloscope controls indicates the waveform। कह रहे हैं कि हमने कैथोड रे ओसिलोस्कोप से 5 जो हैं वो रिज़ल्ट निकाले हैं और वो फिगर 8.23 में ये गिवन है। तो आपने क्या बतानी है, विच ट्रेसेस रिप्रेजेंट द लाउडेस्ट नोट। तो आपने बताना है इन पांचों में से लाउडेस्ट नोट किसकी होगी, मींस के लाउड साउंड जो है वो कौन सी फिगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रोड्यूस हो रही है। और सेकंड आपने बताना है विच ट्रेस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। इन पांचों में से कहाँ पे वेव की फ्रिक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है इन फिगर डी। इन फिगर डी में अगर देखा जाए द एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम। देखें एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है फ्रॉम मेन पोजीशन टू दिस पोजीशन। ये जो हाइट है ना वेव की, ये एम्पलीट्यूड है इसका। तो किसी और फिगर में इतना जो है एम्पलीट्यूड नहीं है। तो सो लाउडनेस इज़ मैक्सिमम इन दिस केस। अब ऑप्शन बी में है इन फिगर बी में देखें द नंबर ऑफ वेव इज़ मैक्सिमम। नंबर ऑफ वेव क्या है यहाँ पे ज़्यादा हैं, सो फ्रिक्वेंसी इज़ मैक्सिमम इन दिस फिगर। 8.3 है, इज़ इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। के वेव्स जो हैं, मतलब कि दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, तो उससे इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही है और दूसरे से इस तरह की प्रोड्यूस हो रही है, तो ये स्टेशनरी वेव्स दे सकती हैं। एब्सोल्युटली, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ओनली व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, फॉर एग्जांपल कि एक जो है वो ट्रैवल कर रही है इस तरह से और दूसरी भी है वो भी इस तरह से ट्रैवल कर रही है। अब क्वेश्चन में है सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके लिए कंडीशन क्या है कि टू आइडेंटिकल वेव्स, एक जैसी वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये इधर है दूसरी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अलोंग द सेम स्ट्रिंग पर सुपरपोज, यानी कि सेम स्ट्रिंग होनी चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए, वेव्स जो हैं वो एक की डायरेक्शन इस तरफ और इसकी इस तरफ होनी चाहिए, यानी कि
उलट डायरेक्शन होनी चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए वेव्स को, तो तब हमें जो वेव्स मिलेगी वो स्टेशनरी वेव्स होगी। 8.4 है अ वेव इज़ प्रोड्यूस अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंटली शो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि स्ट्रिंग से हम वेव तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग जो वेव प्रोड्यूस करती है उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होती है। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज़ इट, तो ये किस तरह की वेव है, मतलब कि ये वाला हिस्सा जैसे हो गया, ये वाला हिस्सा जैसे हो गया, ये डिस्प्लेस नहीं करता, तो ये किस तरह की वेव है। इट इज़ स्टेशनरी वेव, ये क्या है, स्टेशनरी वेव है। ओनली इन स्टेशनरी वेव सम पॉइंट्स ऑफ द मीडियम परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड नोड एंड सम पॉइंट्स शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंटी नोड। ये हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये वाला पोर्शन ये एंटी नोड है, जबकि ये जो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये नोड्स हैं। क्लियर हो गया। 8.5 एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट एंड ट्रफ नोड एंड एंटी नोड। तो क्रस्ट और ट्रफ को हम देखते हैं पहले। ये फ्रॉम मीन, अगर ये हमारे पास यहाँ से ये एक लाइन खींची जाए तो ये इसको हम कह रहे हैं मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट जो होगा ये क्रस्ट होगा, ये वाला जैसा है ये क्या है, क्रस्ट है। क्लियर। और मीन पोजीशन से ये जो बिलो पोर्शन है यहाँ तक ये क्या है, ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डिफ़ाइन हम ऐसे करते हैं, द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ कॉल्ड क्रस्ट, ये क्रस्ट है। और ट्रफ क्या है, द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन ये क्या है, ट्रफ है ये वाले से। नोड और एंटी नोड को हम देखते हैं। द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टेशनरी वेव्स कॉल्ड नोड्स, ये नोड्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं ये, या ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्लियर। एंटी नोड क्या होते हैं, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये वाली, ठीक है, ये वाले, ये क्या है, एंटी नोड है। क्लियर। 8.6 पे आते हैं। वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस। कह रहा है कि साउंड किस में फास्टर ट्रैवल करती है, सॉलिड में या गैसेस में। तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ गिवन बाय, हमारे पास ये फार्मूला है v इज़ इक्वल टू √E/ρ। ई क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये रो क्या है, डेंसिटी। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड और गैसेस की। जब भी हमारे पास क्वांटिटीज़ डिफरेंट हो जाएं, जैसे सॉलिड जो है इसका कंपैरिजन हम गैसेस के साथ नहीं कर सकते, जब हम कंसिडर करें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फार्मूले में है, मतलब कि डेंसिटी को इस वक्त हम इग्नोर कर रहे हैं। डेंसिटी को तब हम कहेंगे जब एक तरह की ही मीडियम्स होंगी। अब ये टू डिफरेंट तरह की मीडियम्स हैं, सॉलिड और गैसेस, लिहाजा अब हम सिर्फ बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसमें साउंड ज़्यादा ट्रैवल करेगी। सो वेयर E is the module of elasticity and is the density of medium, although the density of solid is greater। हमें पता है कि density of solid is greater as compared to the gases, but modulus of elasticity for solid is much greater than as compared to gases, so sound travel faster in solids than in gases। क्लियर। कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो डेंसिटी है बेशक वो ज़्यादा क्या है, किसकी ज़्यादा है, सॉलिड की। लिहाजा सॉलिड की अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉलिड की ज़्यादा होगी तो साउंड जो है हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले बताया है कि हम कंपैरिजन दो डिफरेंट मीडियम्स की बात कर रहे हैं। एक मीडियम की बात करते तब हम जो है वो डेंसिटी को कंपेयर करते। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, सॉलिड की, लिहाजा वेलोसिटी भी क्या होगी, सॉलिड में ज़्यादा होगी। साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। 8.7 हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इफ़ द
अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास जो अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हो सकते हैं, गिटार होता है, उसमें वॉइस लगी होती है इस तरह की, तो उसको हम टाइट करके जो है वो जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए होती है या डिज़ायर्ड साउंड हम जो बनाना चाह रहे हैं वो हम बना सकते हैं। और ये जो बीट्स हैं ये क्या काम करती हैं, इफ़ द टू फ्रिक्वेंसीज डू नॉट मैच बीट्स विल बी प्रोड्यूस। जब भी दो फ्रिक्वेंसी आपस में मैच नहीं करती तो क्या होता है, बीट प्रोड्यूस होती है। एडजस्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यून इंस्ट्रूमेंट बाय टाइटनिंग और लूजिंग द स्ट्रिंग। हम इन स्ट्रिंग को चाबी की मदद से टाइट या लूज करके क्या करते हैं कि adjust the frequencies of untuned instrument by tightening or losing the string when no beats are here। जैसे ही हमें beats नहीं सुनाई देंगी द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी ट्यून, तो हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है ये अब ट्यून हो गया है। 8.8 है व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज f1 एंड f2 आर साउंडेड टुगेदर बीट्स आर फॉर्म्ड। अगर दो फ्रिक्वेंसीज हैं और वो बीट प्रोड्यूस कर रही हैं, बीट्स आर फॉर्म्ड इफ़ f1 इज़ ग्रेटर दैन f2, फ्रिक्वेंसी f1 जो है वो ग्रेटर है f2 से, व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट। तो हम किस इन चार ऑप्शन में से किसको कहेंगे कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बीट्स के हवाले से। सिंस बीट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरफेयरिंग फ्रिक्वेंसीज। इंडिविजुअल इंटरफेयरिंग फ्रिक्वेंसीज का मतलब है, इंडिविजुअल का मतलब है इनफरादी, इंटरफेयरिंग का मतलब है मुदाखलत करती है फ्रिक्वेंसीज आपस में, यानी कि एक वेव की जो फ्रिक्वेंसी है अकेले वो दूसरी वेव की फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करती हैं, उसमें डिफरेंस पैदा होता है। तो क्या होती है, बीट पर रिड्यूस होती है। बीट फ्रिक्वेंसी इज़ f1 माइनस f2, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू फ्रिक्वेंसीज। 8.9 है एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन एंड ऑब्जर्वर सेंसेस अ ग्राउंड ट्रेमर एंड देन हियर्स द एक्सप्लोजन, एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस। कह रहा है कि एक एक्सप्लोजन होता है, कहीं किसी जगह पे धमाका हुआ तो हम देखते हैं कि जो ट्रेमर होता है, ज़मीन अर्थ ट्रेमर है, ज़मीन का कांपना है, वो पहले में महसूस होता है और साउंड बाद में आती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड यानी कि अर्थ इज़ मच ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस ड्यू टू मच ग्रेटर वैल्यू ऑफ elastic modulus, that is why the observer senses the ground tremor first and then hears the explosion। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है, लिहाजा हमें जो साउंड है, पहले जो साउंड है वो अर्थ के पार्टिकल्स में बड़ी तेज़ी के साथ मूव करती है, कांपती है ज़मीन, तो ग्राउंड ट्रेमर हम फर्स्ट जो है वो करते हैं और देन हियर्स द एक्सप्लोजन। 8.10 है एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर दैन इन कोल्ड एयर। अब देखें क्वांटिटीज़ एक है, कोल्ड एयर, वार्म एयर। अब हम क्या कर सकते हैं, जो डेंसिटी है उसको कंपेयर कर सकते हैं। सिंस गैस ये फॉर गैसेस के लिए हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो। सिंस गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जब गर्मी होगी तो उस वक्त क्या होगी, गैस एक्सपेंड करेगी, एयर यानी गैस वो क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, फैलेगी। सो द डेंसिटी ऑफ वार्म एयर डिक्रीजेज, डेंसिटी जो है गर्म हवा की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन, अगर डेंसिटी कम होगी द स्पीड ऑफ साउंड विल बी ग्रेटर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। तो डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तेज़ी के साथ क्या होगी, कि बहुत ज़्यादा होगी वार्म एयर में। 8.11 हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। ऐसा क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी है ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान वो सेम रहे,
मतलब कि हम उसको जिस तरह से भी मूव करवाएं, लेकिन फ्रिक्वेंसी उन दोनों के दरमियान क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है, मतलब कि ये साउंड सोर्स है और ये एक ऑब्जर्वर है, तो हम चाह रहे हैं कि इनके दरमियान जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज ना हो। तो वो दो तरह से हो सकता है। व्हेन द ऑब्जर्वर एट ओरिजिन, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है एंड साउंड सोर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन देयर डिस्टेंस रिमेन द सेम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज। अगर ये यहाँ पे खड़ा है और साउंड सोर्स जो है ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे जो ऑब्जर्वर है और साउंड सोर्स है इनके दरमियान डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। डिस्टेंस कांस्टेंट रहने की वजह से सर्कुलर शेप में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। अगर ये साउंड सोर्स जो है ये मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है सेम स्पीड के साथ, तो दोनों में डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।